हेलो क्लास 9, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए तो स्टार्ट करें। ओके तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि आप सबको पता है अभी हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर, और चैप्टर है गति, जो कि बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, सब कुछ करेंगे हम, जितने भी आपके इसमें अगर मैं बात करें न्यूमेरिकल्स वगैरह की, वो सब भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एंड याद रखिएगा साथ साथ कि जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन कराती जाऊंगी। ठीक है, तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी तक मैं आपको बताऊं, हमने पढ़ा गति क्या होता है ना, सरल रेखीय गति, आपका एक समान और असमान गति क्या होता है, चाल और वेग क्या होते हैं। तो ये टॉपिक अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं के यानी कि एनसीईआरटी में जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक पढ़ लिया उससे रिलेटेड अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो वो साथ साथ मैं आपको कराते चलूंगी। इसे याद रखिएगा, आप ही को फायदा होना है। फायदा क्या होना है कि आपके कॉन्सेप्ट तो है साथ साथ, और उसी के आगे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। इससे आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। आपके पास एक टॉपिक यानी कि भाई टॉपिक का आपके पास वहां पे नोट्स बने हुए हैं, तो आप ही को फायदा है। ठीक बेटा, चलो तो एक बार टाइम टेबल देख लो अपनी क्लास का। आपकी जो क्लास का टाइम टेबल है बेटा वो है 1 बजे, क्लास डेली ही चलती है ना। चलिए, चैप्टर चल रहा है गति। ओके, तो आज हम क्या देख रहे हैं, इसके एनसीईआरटी प्रश्न उत्तर, यानी कि एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर सारे नहीं देखेंगे। वापस बोल रही हूँ, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी। क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी की भाई बुक भी उठा सकते हो, है ना, उसमें देख सकते हो कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, है ना। चलो, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वस्तु है उसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई। अब बोल रहे हैं क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हम बोल रहे हैं हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक बेटा, विस्थापन हमने पढ़ा था कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि एक वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वस्तु थी, ये यहां से यहां चली, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति हम देखते हैं, है ना, तो विस्थापन तो हुआ है। लेकिन अगर हम बोले कि भाई एक वस्तु थी वो यहां से चली और यहां से घूम के वापस उसी जगह पर आ चुकी है, तो क्या वहां पर विस्थापन आपका कुछ निकल कर आएगा? नहीं, वो क्या है, विस्थापन है शून्य। ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ठीक है, उसके बीच की जो दूरी है। लेकिन भाई अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बेटा यहाँ पर तो यहाँ से चली और यहीं पर आके रुक गई, तो विस्थापन शून्य तो हो सकता है। अब हम बोल रहे हैं हाँ, तो हम तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए भाई, तो उन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल के साथ देना है। तो याद रखना बेटा, फिजिक्स एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल आया, आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब बच्चे एक एग्जाम्पल लिखें, आपको जो एग्जाम्पल याद हो सकता है आप वो लिख सकते हो। ओके, चलो आंसर देखें। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है और एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या लिखना है। आंसर आपके सामने कि हाँ, हमने यही बोला था कि भाई हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, कि भाई अगर कोई वस्तु यहाँ से चली और घूम के यहीं पर आ गई तो विस्थापन शून्य हो सकता है ना। तो देखिए, हाँ, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय किए जाने पर इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। ऐसा तब होता है जब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। वही पॉइंट ये वाला कि यहां से चली और घूम के यहीं पे रुक गई, तो विस्थापन शून्य हो सकता है। आगे देखो, उदाहरण के लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी पूछा था हम लोगों से। मैंने बोला आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा। तो आप यहाँ पे कोई, अगर जिसको आपको ये एग्जाम्पल देना है आप ये एग्जाम्पल दो, आपको कोई और एग्जाम्पल देना आप कोई और एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति पार्क के चारों ओर घूमता है और अंत में उसी जगह पर खड़ा होता है जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो यहाँ उसका विस्थापन क्या होगा बेटा, शून्य होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ से चली, इधर आई और वापस घूमकर अपनी इसी स्थिति में आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ, शून्य हुआ। मैंने यहीं से चला, घूम के यहीं आ गई, विस्थापन शून्य है। तो आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत आएगी? हाँ जी, आएगी बेटा दिक्कत कोई? नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। यह शून्य नहीं हो सकता, या इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है।
क्या होगा बताओ, कौन सा सही है? या दोनों ही गलत है? दोनों ही सही है, पहला सही है दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, क्या है? हाँ जी जल्दी से बताओ, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? आपके सामने दो कंडीशन दिए बेटा, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, अभी तक जो चीज मैंने पढ़ा दी है उससे रिलेटेड ही मैं तुमको क्वेश्चंस करा रही हूं, ठीक? तो यहाँ पे जो बोला गया है कि यह शून्य नहीं हो सकता, फिर बोल रहा है इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो देखते हैं चलो, तो ये विस्थापन के लिए निम्न में से कोई भी सही नहीं है। बोल रहे हैं कि शून्य नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि शून्य हो सकता है, अभी तो हम पहले वाले क्वेश्चन में देख कर आए हैं। एंड सेकंड बोल रहे हैं इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो पहले कथन को देखो कि ये गलत है क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि विस्थापन वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर या कम होता है। तो दोनों ही कथन कैसे थे बेटा? दोनों ही कथन जो वहां पे दिए गए थे वो दोनों ही कथन गलत थे। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करो इसको। ठीक बिल्कुल। चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, चाल एवं वेग में अंतर। मैंने तुम लोगों को जो लिखवाया था क्लास में, मैंने देखो सबसे पहले मैंने आपको दूरी और विस्थापन में अंतर लिखवा दिया था, सदिश और अदिश राशि बता दी थी, सब कुछ एक एक पॉइंट जो मैं तुम्हें समझाते हुए चल रही हूँ उसको लिखवाते हुए भी चल रही हूँ। चाल और वेग मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, और साथ ही साथ हम इतने अंतर मैंने बता दिए थे कि आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे कि चाल कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, इनका मात्रक का सब कुछ मैंने तुम्हें बताया था। तो तुम अंतर आराम से लिख सकते हो। तो आंसर को देखने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं बेटा चाल कैसी राशि है, चाल कैसी राशि है, क्या बताओगे बेटा? तुम्हें ना मैंने जैसे अभी तक तुम बोलते हो मैम बायोलॉजी आप बहुत आसान तरीके से पढ़ा देते हो, हमें समझ नहीं आता, तुमने बायोलॉजी का टैग, बायोलॉजी आपका दिया हुआ ना, बायोलॉजी क्वीन का टैग दिया हुआ है। तो मैं तुम्हें ये भी बोल रही हूँ तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगी। देन जो अभी तुम बोलते ना बायोलॉजी क्वीन, एंड उसके लिए तो थैंक यू, हमेशा बोलती हूँ मैं, तुम साइंस क्वीन जल्दी बोनस हो जाओगे क्योंकि इतना आसान तरीके से तुम लोग को पढ़ा दूंगी, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। तुम जो पढ़ते हो ना बेटा फिजिक्स इतने डिफिकल्ट तरीके से, ये हुआ समझ नहीं आता, यहाँ पे तुम्हें यूं समझ आएगी, बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दूंगी तुम्हें, ठीक? अच्छा बताओ चाल कैसी राशि थी, मैंने तुमसे पूछा, बताया था ना तुम लोगों को। और वेग सबसे पहला अंतर तो यही लिख दोगे तुम लोग, लिख दोगे नहीं दोगे? तो क्या लिखना है, चाल क्या है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख दो दोनों की, फिर इनके मात्रक, और बस फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो बेटा? हाँ जी लिख दो कि सदिश अदिश, यही तो बताया। तो डेफिनेशन पहले आप लिख दो कि बेटा चाल और वेग जो है इनकी डेफिनेशन क्या है। फिर आप लिख सकते हो कि भाई चाल क्या होती है आपका, वेग क्या होता है, फिर कैसी राशि होती है। तो आ जाओ, चाल क्या होती है? वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम चाल कहते हैं, जबकि वेग जो है वो दिए गए समय के वस्तु के विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि तय की गई दूरी बटे समय। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। बेटा दोनों के मात्रक मैंने बता रखे थे, किसका क्या होता है किसका क्या, ठीक है? कल वाली क्लास में पढ़ा दिया था, वो तो पढ़ लेना। क्लियर है? ओके है? चाल और वेग को मैंने कल वाली क्लास में पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है? बेटा कल पढ़ा दिया मात्रक, मैंने कल बताया था क्या होता है, ठीक है? और अदिश राशि क्या होती है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो चाल हमारी अदिश राशि है, यानी कि इसमें हमें केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए। जबकि वेग क्या है? सदिश। देखो सदिश राशि बेटा वो राशि होती है जहां पर परिमाण तो चाहिए लेकिन साथ ही साथ एक हमें दिशा भी चाहिए होती है, यानी कि जब हमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होते हैं बेटा तो वो हमारा क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। जब सिर्फ हमें परिमाण चाहिए तो वो अदिश, यहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं है, सदिश में दिशा की जरूरत है और परिमाण की भी जरूरत है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण, कल पढ़ाया था, उसकी औसत चाल के बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क।
हाँ जी, क्या होगा बेटा? बोल रहे हैं किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। हाँ जी, होगा क्वेश्चन मार्क। तो बेटा किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर तब होगा जब वह वस्तु सीधी रेखा में गति कर रहा हो, तभी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन दे दी। नेक्स्ट है जब वस्तु एक समान गति में होती है। अरे यार ये तो तुम वैसे ही बता दोगे, बहुत सिंपल, पढ़ के आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? जब एक वस्तु एक समान गति में है, यानी कि समान समयांतराल है और समान ही दूरी तय कर रही है, ठीक, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। क्या बोल रहे? एक समान गति कौन सी थी बेटा? जिसमें एक निश्चित समयांतराल में एक निश्चित दूरी तय कर रहा था। ठीक है, यानी कि भाई फॉर एग्जांपल हर सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर नेक्स्ट सेकंड में उसने करी, ऐसी दूरी क्या कहलाई जाती है? एक समान गति। आपकी सॉरी बेटा, ऐसी गति क्या कहलाई जाती है? एक समान गति कहलाई जाती है। ठीक है, अब बोल रहे हैं जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग कैसा दिखाई देगा? सिंपल बेटा, कैसा दिखाई देगा? सरल रेखीय। क्लियर? तो जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सरल रेखीय होता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं। अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था, गति पढ़ाया था, सरल रेखीय गति पढ़ाया था, सदिश अदिश राशि बताया था, दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये सब चीज पढ़ाए। उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में उतने पेज तक जो क्वेश्चन थे आपके सामने वो आपने कर लिए हैं। अब कल वाली क्लास में टॉपिक को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम टॉपिक को पढ़ेंगे, देन उस जब टॉपिक को पढ़ेंगे उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं नोट्स बनवाती हूँ आपको ऐसे ही करना है। L1, L2, L3, L4 जिस सीरीज में मैंने पढ़ाया उस सीरीज में आप कॉपी के नीचे लिखते जाओ, आपके नोट्स रेडी होते जाएंगे। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तुम्हें टॉपिक भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो एंड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताओ।